तो हे गाइस, मैं हूं आपका अपना अभय भटेजा और आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के वाइवा के सेकंड पार्ट के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट टाइट्रेशन के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें और आप पहुंच जाएंगे हमारे वाइवा क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। सो अब बात करेंगे हम हमारे केमिस्ट्री के वाइवा के सेकेंड पार्ट के ऊपर। आई होप आपको इसके पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। और पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे हम, जिसमें हम डील करेंगे हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपके सिलेबस में किस तरीके से है ये, चलिए बात करते हैं पहले इसके ऊपर। पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि आपके सिलेबस में किस वे में दिया गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है आपके दो तरीके से आएगा। एक तो आएगा आपके सोल्ट एनालिसिस में और एक आएगा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के अंदर। तो इस दो तरीके से आपकी है और इसकी वेटेज है हमारी 8 मार्क इसके और 6 मार्क इसके। सब कुछ बता चुका हूँ मैं। 14 मार्क का ये है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया और अब है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वाइवा के अंदर। ये सीरीज़ लाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि जब आपको पता होगा कि आपके वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। और आपको चाहे जवाब नहीं भी आता होगा, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं आता होगा, बट अगर फिर भी आप बाई चांस आपके माइंड से स्किप हो जाए वो, तो भी आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप उसका कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देंगे, वहाँ पर आप घबराएंगे नहीं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देखिए चलो शुरू करते हैं हमारे वाइवा के सेकंड पार्ट को। अभी हम उसी सेम तरीके से चलेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मॉडरेट वन आएंगे एंड लास्ट में जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आपका दिमाग यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ द, चलो शुरू करते हैं हम अपने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द 16 क्वेश्चन इज 16 इसलिए है क्योंकि 15 क्वेश्चन पहले कवर हो चुके हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं देखी जाके देखो, बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस आपका। द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आप कर रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है, दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी जैसे आपने देखा कि आपके पास सोल्ट दिया गया है Na2CO3, लेट करते हैं आपको सोल्ट मिला है Na2CO3, दिस इज द कंपाउंड। वो मेथड जिससे हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपको पता नहीं है कि आपके पास Na2CO3 है, बट आप पता लगाएंगे कि इसमें Na+ और CO3-2 के आयंस है या रेडिकल्स हैं। सो दिस द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। सो दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है तो आपकी एग्जांपल देके उसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर, व्हाट आर द एसिडिक रेडिकल्स एंड व्हाट आर द बेसिक रेडिकल्स। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, आपने उसको बता दिया कि एसिडिक रेडिकल है और बेसिक रेडिकल है, ठीक है, आपने उसको बता दिया, बट आप किस बेसिस पे इस रेडिकल को एसिडिक बोल रहे हैं और उसको बेसिक ही बोल रहे हैं। वाई Cl- इज एसिडिक रेडिकल एंड Na+ इज बेसिक रेडिकल। वाई क्या है इनके कहने, मतलब अब किस बेसिस पे इनको बोल रहे हैं कि ये एसिडिक रेडिकल है और ये बेसिक रेडिकल है, ये आपसे पूछ सकता है वो एग्जामिनर क्वेश्चन। और जब आपसे वो एग्जामिनर पूछेगा तो आप क्या उसे आंसर देंगे। तो देखिए, एज Cl कहाँ से आएगा, HCl से आएगा, H+ और Cl- और NaCl, और Na कहाँ से आएगा, NaOH से, Na+ और OH-। और आपको पता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा बनता है सोल्ट। तो दिस इज द सोल्ट, NaCl इज सोल्ट, और जब एसिड और बेस रिएक्ट किए तो बना सोल्ट। अब इस सोल्ट के अंदर Na कहाँ से आ रहा है, Na+ आ रहा है बेस से, और Cl- कहाँ से आ रहा है, एसिड से। तो इस बेसिस पे बोलते हैं इसको एसिडिक रेडिकल। जो रेडिकल एसिड से मिलेगा हमें, इट इज द एसिडिक रेडिकल, और जो रेडिकल बेस से मिलेगा वो होगा हमारा बेसिक रेडिकल। दिस इज द बेसिस, और जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि ये है एसिडिक रेडिकल है और ये एक बेसिक रेडिकल है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सोल्ट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा था आपने कि वाटर जो है
उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में था ये कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 81 होता है, यानी इट इज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? एबिलिटी, ये इसको अपने इसमें बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू वीक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो वाटर है वो 81 टाइम्स, अपने इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 81 टाइम्स जो है वो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो मानो Na2CO3 था, वाटर ने इनका अट्रैक्शन वीक कर दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो ये रेडिकल में सेपरेट हो जाएगा, Na+ और CO3-2। सो वाटर क्या करता है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक कर देता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक क्यों करता है? क्योंकि इट हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो आपको ये आंसर देना है। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? मतलब कितना वो वीक करेगा उनके बॉन्ड्स को, और बॉन्ड वीक होगा तो दे कैन इजीली सेपरेट। सो दिस इज द रीजन व्हाई इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयोनाइज व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, और ये जो 19 एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड दीज आर द ट्रिकी वंस, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए और डेप्थ में जाके एनालिसिस नहीं किया। सो द 19 नंबर क्वेश्चन इज व्हाई सॉल्ट कंटेनिंग लेड टर्न्स ब्लैक इन कलर व्हेन प्लेस्ड इन द लैब फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब जिन सॉल्ट्स के अंदर लेड होगा, लेड का रेडिकल होगा, लेड का रेडिकल होगा, लेड का बेसिक रेडिकल होगा, ठीक है, वो सॉल्ट्स ब्लैक कलर के हो जाते हैं अगर वो कुछ टाइम के लिए लैब में छोड़ दिए जाते हैं। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो इसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है, वी आर एज्यूमिंग अ सॉल्ट लेड एसीटेट। दिस इज द लेड एसीटेट। और आपको पता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, और उन्हीं में से एक गैस है हमारी H2S गैस, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो क्या होगा, जब वो लैब में ये सॉल्ट हमारा ओपनली छोड़ दिया जाएगा लंबे समय के लिए, तो जो H2S है ये रिएक्ट करेगा हमारे सॉल्ट के साथ में, और हमें नया कंपाउंड, नया सॉल्ट मिलेगा PbS, जो है लेड सल्फाइड। तो हमें मिलेगा लेड सल्फाइड सॉल्ट, और विच इज ब्लैक इन कलर, जो होता है ब्लैक कलर में होता है। सो दिस इज द रीजन वाई लेड का सॉल्ट जो है उसे लंबे टाइम तक हम लैब में छोड़ देंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, because the salt react with the H2S present in the atmosphere. And the next question, why we can't use glass rod instead of platinum wire for flame test? आपने परफॉर्म किया होगा ये टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, जिसमें आप प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसके ऊपर सॉल्ट को थोड़ा सा छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, और देन फ्लेम में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट कलर मिलते हैं आपको, क्रिम्सन रेड मिलता है, ब्रिक रेड कलर मिलता है, डिफरेंट कलर मिलते हैं, जिससे आप पता चलता है आपको कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट कौन सा है। तो हम वहाँ पे प्लेटिनम वायर जो है वो कॉस्टली बहुत होती है, बिकॉज इट इज इनर्ट मेटल, और ये है हमारे ग्लास रोड। तो हम प्लेटिनम वायर की जगह पे ग्लास रोड का यूज क्यों नहीं कर सकते? सो दिस इज द रीजन फॉर दिस इज दैट ये ग्लास रोड जो होती है वो सोडियम सिलिकेट से बनी होती है, और अगर हम सोडियम सिलिकेट के ऊपर कोई भी सॉल्ट वगैरह स्प्रिंकल करेंगे तो जो हमें कलर मिलेगा लास्ट में वो येलो ब्राउन कलर मिलेगा सोडियम सिलिकेट का। हमें उस सॉल्ट का कलर उसमें नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ येलो ब्राउन कलर ऑफ सोडियम सिलिकेट दिखाई देगा। तो वहाँ से हम पता नहीं लगा सकते कि ये कलर कौन सा है, हमें कन्फ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे रेड के साथ साथ येलो ब्राउन कलर भी मिलेगा विच इज ऑफ सोडियम सिलिकेट, और हमें फ्लेम टेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कौन सा सॉल्ट है। सो we can't perform flame test using the glass rod. So moving to question number 21, what is the Nessler's reagent and where it is used? तो आपने जब हमारे रेडिकल्स का टेस्ट किया होगा तो आपने यूज किया होगा Nessler's reagent। तो what is Nessler reagent? Nessler reagent क्या है? Nessler reagent is K2HgI4. It is a solution of mercuric iodide and potassium iodide. Mercuric iodide and potassium iodide. This is a solution of mercuric iodide and potassium iodide. And where it is used? It is used for the test of ammonia radical. अमोनियम रेडिकल के लिए टेस्ट होता है इसका। When ammonium salt जो है वो mercuric iodide and potassium iodide यानी Nessler reagent को रिएक्ट करता है तो हमें मिलते हैं reddish brown fumes. So this is the test for the ammonium radical. Reddish brown fumes मिलेंगे हमें। So this is the test for ammonium radical. Then the next question,
वाई डू H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड ओवर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एसिडिक रेडिकल टेस्ट। जब आप एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं तब H2SO4 को प्रेफर करते हैं HCl के ऊपर, क्यों? क्योंकि H2SO4 जो होता है दिस इज लेस वोलेटाइल और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है, इसलिए दिस इज लेस वोलेटाइल एंड दिस इज द मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू H2SO4। सो अगर हम HCl का यूज़ करेंगे H2SO4 की बजाय तो क्या होगा, हमें जब हम टेस्ट कर रहे होंगे तो हमें Cl- के फ्यूम्स मिलेंगे, Cl- के फ्यूम्स मिलेंगे, हमें तो पंजेंट स्मेल आएगी क्लोरीन की भी। सो वी गेट कन्फ्यूज बिटवीन विच एसिडिक रेडिकल इज प्रेजेंट, क्योंकि हमें क्लोरीन की स्मेल भी आ रही होगी। So to avoid the confusion, we use H2SO4 as it is less volatile and act as an inert solution. So we use H2SO4 over HCl. And the 23, what happen if excess of CO2 is passed through lime water? बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब आप 9th में थे, 10th में थे, 11th में, 12th में, जब भी थे, 8th में थे, तब भी हमने पढ़ा है जब हम लाइम वाटर से एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो सबसे पहले लाइम वाटर होगा, जब हम CO2 पास करेंगे इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा, और जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे लंबे टाइम के लिए तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से 8th 9th 10th से, कि जब CO2 से लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो फर्स्ट इट बिकम मिल्की, देन एक्सेस ऑफ पास करेंगे तो इट बिकम्स कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इज देयर एनी गैस अदर देन CO2 विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि लाइम वाटर में जब CO2 पास करेंगे तो फर्स्ट इट टर्न्स मिल्की एंड देन अगर एक्सेस ऑफ पास कर देंगे तो देन इट बिकम्स कलरलेस। तो क्या आपको पता है कि कोई ऐसी गैस भी है जो CO2 के अलावा जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है? सो यस, द गैस इज देयर एंड इट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। That's all for this video, and इसमें हमने कवर किए द सिंपल क्वेश्चन एंड द मॉडरेट क्वेश्चन फॉर द सॉल्ट एनालिसिस, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टिपिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। तो बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन से आपको लगा हो कि आपको बेनिफिट होगा इन क्वेश्चन से, तो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना, और मुझे विश्वास है तुम वाइवा क्या बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे और 100 मार्क्स लाओगे केमिस्ट्री के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।